हल्ला बोल में हम फिर से हाजिर हैं। दरअसल ब्रसल्स में आतंकी हमले के पीछे आईएसआईएस का हाथ बताया जा रहा है। पेरिस हमले में आरोपी सलाह अब्दुल सलाम को 4 दिन पहले बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था। उसका जन्म बेल्जियम का था, वो फ्रांस का सिटीजन था, लेकिन माना जा रहा था कि बेल्जियम में ही छिपा हुआ था और वहीं से उसे गिरफ्तार किया गया। ब्रसल्स पर हमला उसी के बदले का नतीजा माना जा रहा है। आईएस ने हमले की जिम्मेदारी भी अब ले ली है। देखिए ये रिपोर्ट, फिर चर्चा के लिए चलेंगे। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में ये धमाके पेरिस हमलों के मास्टरमाइंड सलाह अब्दुल सलाम की गिरफ्तारी के 4 दिन बाद हुए हैं। तो सवाल उठता है कि क्या अपने गुर्गे की गिरफ्तारी से आतंक का आका इतना बौखला गया कि उसने मासूम मुसाफिरों को मौत के घाट उतारने की ठान ली। बेल्जियम के इंटीरियर मिनिस्टर जॉन जेम्बोन ने कहा है कि सलाह अब्दुल सलाम की गिरफ्तारी के बाद से ही पूरे देश में हाई अलर्ट कर दिया गया था। हमें आतंकियों की तरफ से बदले की कार्रवाई का शक था। सलाह अब्दुल सलाम यानी बगदादी का वो प्यादा जिसे उसने यूरोप को तबाह कर देने की साजिश में लगाया था, ये वही सलाह अब्दुल सलाम है जो पेरिस में 130 बेकसूरों को मौत के घाट उतारने की साजिश में शामिल था। सलाह की पैदाइश बेल्जियम में ही हुई। उसने बेल्जियम सेल नाम का गिरोह बनाया था। 26 साल के दहशतगर्द के गैंग में कई फ्रांसीसी भी शामिल हैं। बगदादी के आईएसआईएस से जुड़े सलाह अब्दुल सलाम का पूरा खानदान ही आतंक के खेल में लगा था। 2 भाई पेरिस में फिदाइन हमले को अंजाम देने में मारे गए और तीसरा भाई यानी अब्दुल सलाम पेरिस से भागकर बेल्जियम आ गया, जहां वो एक बार फिर नई साजिशें रचने लगा था। आज तक ब्यूरो। इसी शख्स का माना जा रहा है, इसी शख्स की गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए आईएस ने यह हमला किया। बेल्जियम को ही चुना क्योंकि वहीं का जन्म था इसका। आइए आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे लोगों की बात जो बता रहे हैं उस आतंकी हमले को जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने देखा आतंक। So I knew we were going in the right direction, but moving away. And we looked to our left side and we heard a big explosion. First we thought it was a billboard falling down, but it was a big noise. A lot of people were screaming. My colleague stood still. He was wondering what happened, but I said to him, we will run very quick. तो देखा आपने, जो लोग पूरा अकाउंट बता रहे थे, जिन्होंने अपने सामने इस आतंकी हमले को होते हुए देखा है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए जिनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। मीम अफजल साहब, आपके पास आते हुए मेरा पहला सवाल आपसे यही कि हिंदुस्तान के लिए सबक क्या है इस आतंकी हमले के बाद? इससे पहले हमने पेरिस के बाद भी बातें की थी, लेकिन ब्रसल्स में जिस तरह से गिरफ्तारी और उसके फौरन बाद एक आतंकी हमले से वो बदला लेने की हिम्मत रखते हैं या फिर उसको सच करने की उनकी ताकत है, कितना बड़ा सबक? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा, जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हाँ। मैं पूरे दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि आईएसआईएस को यहाँ पर किसी भी हालत में ना तो बढ़ने दिया जा सकता है, ना ही उसके लिए किसी किस्म का माहौल साजगार है। और मैं चाहूँगा, ये बात कहना चाहूँगा कि इसमें हम सब लोगों को मिलकर एक ऐसे वातावरण को बनाने की ज़रूरत है देश के अंदर, जिसमें हर तबका ये महसूस करे कि इस देश के अंदर वो शहरी है और उसके साथ किसी किस्म की कोई भेदभाव नहीं है। जो बात मैं कह रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा सा किसी को इस पर एतराज़ हो, मैं बहुत ईमानदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। संबित जी ने अभी कहा, शुरू में आपने अपने कमेंट में कहा था कि उसके बाद पॉलिटिकल बात शुरू हो जाएगी। तो मुझे ही है। मैं आज बिल्कुल पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा। एतराज़ तो मुझे ही आपकी बात से। आप कह रहे हैं कि हर कोई शहर में महसूस करे कि शहर उसका है। हम जिसकी बात कर रहे हैं ये ऐसे आतंकी हैं, ऐसे हार्डेंड मर्डरर्स हैं जो मास मर्डर में यकीन रखते हैं जी। इनका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता सर। 100% किसी भी हालत में नहीं हो सकता। आपकी बात से मैं 100% इत्तेफाक कर रहा हूं और ये कह रहा हूं। हमारे होम मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह जी हैं, खुद उन्होंने कई बार ये बात कही है। हाँ। और बहुत दबकर, यानी जोर से ये बात कही है कि यहाँ उस तरह का कोई माहौल, उनको कोई ऐसा मौका फराहम नहीं कर सकते और ना ही इस तरह का माहौल है, ना यहाँ पर कोई उनके दाम में या उनके जाल में फंसने वाला है। मैं भी ऐसा ही मानता हूँ। मेरा ये मानना है कि हमको सबको मिलकर के ही इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी है
और जो बातें अभी आपने यहाँ पर की हैं सो बहुत सारी बहुत अहम बातें आपने हमारे जो दूसरे पैनलिस्ट हैं उन्होंने कही। इसमें मैं कुछ ऐड नहीं करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ जो बातें कही गई हैं वो बड़ी, हमको चिंता तो ज़रूर होती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक तो हमारी सरकार, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उसको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है और इस तरह की चीज़ें हिंदुस्तान पे असरअंदाज हो सकती हैं। अभी हमारे जो जीजी बख्शी साहब कह रहे थे कि ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम लोग बहुत दूर बैठे हैं, बिल्कुल सही बात है। हमें पूरी तरह सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये लोग यकीनन हमारे लोगों को ल्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, कई वाक़यात ऐसे सामने आ चुके हैं। लेकिन अभी आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अमूमन चूंकि ये मामला इस्लाम से जुड़ा हुआ बताया था और ये ISIS जो है ये इस्लाम के सबसे बड़े ठेकेदार बन रहे हैं, जो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनका कोई इस्लाम से लेना देना नहीं है, इनका कोई कुरान से लेना देना नहीं है। ये लोग धोखा दे रहे हैं, इस्लाम के नाम पर लोगों को वर्गला रहे हैं। इनके पास दो ताकतें हैं, एक तो पैसा है और दूसरे इन्होंने अपना आतंकवाद फैला करके अपना डर और भय बना रखा है, जिसके नतीजे में इनको कहीं कहीं कुछ कामयाबी मिलती है। और जो इनके पास एक बड़ी पैसे की ताकत है, पेट्रोल की, उसके जरिए से ये लोगों को लालच दे के भी अपने साथ ले रहे हैं और धमका करके भी ले रहे हैं। अभी इराक से एक डेलीगेशन आया है, इराक से डेलीगेशन आया जर्नलिस्टों का, वहाँ गया था, 10-15 लोग गए थे। मैंने उनमें कई लोगों से बात की है। वहाँ भी जो माहौल इन लोगों ने क्रिएट करने की कोशिश की है उसके खिलाफ भी लोग लड़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ भारत के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे, क्या मैं समझता हूँ 99.9% लोग इनको किसी हालत में यहाँ घुसने नहीं देंगे। और मैं अभी हाल ही में एक सूफी कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपने देखा होगा। उससे पहले एक जमीयत उलमा की कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ी कॉन्फ्रेंस से, जहां सबसे पहले ISIS को कंडेम किया गया। और मेरे ख्याल में ये चीज जो है बड़ी अहम है, और सीधा मैसेज देते हैं कि वो जहां पर अपने लिए कुछ जगह तलाश करने की भारत में कोशिश कर रहे हैं ना, वहां से उनको नो है। ठीक है, उनको किसी हालत में इस मुल्क में इस अंदाज से घुसने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा मुझको यकीन है और ऐसा मेरी जानकारी है। संबित पात्रा जी, मैं दो चीज़ें कहना चाहता हूं। एक तो मीम साहब बड़े हैं, बहुत ही तरीके से वो अपने विषय को रखते हैं, मगर थोड़ा सा उन्होंने बीच में जो कहा कि किसी भी तबके को हिंदुस्तान में ये नहीं लगना चाहिए कि वो महफूज नहीं है, मैं इसी से जोड़कर कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, मीम साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, कोई इस्लाम को इससे जोड़ के मत देखिए, बिल्कुल सही है, हम सब इसमें मानते हैं कि इस्लाम को जोड़ के मत देखिए। मगर फिर आप जब ये कहते हैं कि किसी भी तबके को ये महसूस मत कराइए कि वो देश से अलग है, तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है, ये अच्छी बात नहीं है। यही परिपक्वता की आवश्यकता है। कोई भी इस देश में अलग नहीं है, सब लोग देश के साथ हैं और देश उनके साथ है। दूसरी बात, आज मीम साहब मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगा, आज इस कार्यक्रम के बाद एक बार गुलाम नबी आजाद साहब को आप जरूर फोन करिएगा कि जब हिंदुस्तान में राजनीति करने के लिए ISIS को आप बाकी संगठनों के साथ कंपेयर कर देते हैं तो लाख बार सोच लें, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि किस प्रकार का संगठन ये है। हम अपनी छोटी छोटी राजनीति के लिए कभी भी ISIS जैसे संगठन को एक्सक्यूज देने की कोशिश ना करें। ठीक है, सिंह साहब इस पे बोलना चाहेंगे। आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है हिंदुस्तान के संदर्भ में। तो मेरा अपना ये रीडिंग है कि ये जो पूरा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ग्लोबल जिहाद का, इस मूव मतलब ये आपको साउथ एशिया पाक रीजन से शिफ्ट करके वेस्ट एशिया की तरफ जा रहा है। ठीक है, और उसकी कंटिग्यूटी है यूरोप के साथ। अब इसका इम्पैक्ट हम पर क्या पड़ेगा? हमारे 7 मिलियन लोग वहाँ पे एक्सपैट्रिएट्स हैं, वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, उन पर असर पड़ेगा। आपके एनर्जी सिक्योरिटी पे असर पड़ेगा। अगर यूरोप में कुछ होता है तो आपके इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। बिल्कुल। अभी सबसे पहला विक्टिम होगा ये पूरे टेररिस्ट एक्टिविटी का वहाँ का टूरिज्म। और कई ब्रसेल्स के जब हम एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखा रहे थे, इतने इंडियंस दिख रहे थे कि लग रहा था वो हिस्सा जैसे इंडिया का कोई एयरपोर्ट है, इतने इंडियंस वहाँ पर पहुँचते हैं यूरोप में। तो इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हम पर बहुत पड़ेगा। हम इसको बिल्कुल डिसोसिएट नहीं कर सकते हैं कि ये एक एलियन फिनोमिनन है, जो कि हम इसको केवल डायरेक्ट इम्पैक्ट के नजरिए से ना देखें इसको केवल। ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, ये दरअसल वहां पर मौजूद भारतीय ही हैं जिनकी तस्वीरें। जीडी बख्शी साहब, आप अपनी बात जरूर कहिएगा। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो वहां पर मौजूद भारतीयों की तस्वीरें हैं। अलग अलग जगहों पर लोग फंसे हुए हैं, निकलने की कोशिश, अपनी कुछ तस्वीरें उन्होंने खींच के भेजी है। बख्शी साहब, आप अपनी बात भी कहें। सलाह अब्देल सलाह, फिर से उसकी तस्वीर जरा दिखाते हैं। बेल्जियम में इसका जन्म हुआ था। फ्रांस के पेरिस में आतंकी हमले का एक मुख्य गुनहगार माना जा रहा था। इस आरोपी को पकड़ा गया बेल्जियम से, जिसके बाद अब यह आतंकी हमला माना जा रहा है। उसकी गिरफ्तारी को
अवेंज करने के लिए, उसका बदला लेने के लिए किया जा रहा है। मैं चाहती हूँ जीती बख्शी साहब आप अपनी बात भी करें, और सलाह अब्दुल सलाह जैसे जो युवा हैं जो आतंकवाद को इस तरह से अपने अंदर जिहादी तरीके से दिमाग में भर रहे हैं, उनकी मानसिकता, उनकी सोच और उनसे कैसे डील कर सकता है विश्व, इस पर भी नजर डालें। देखिए, आपने बहुत सही सवाल उठाया आईएसआईएस की आइडियोलॉजी के ऊपर। आपको जान के हैरानी होगी कि आईएसआईएस की आइडियोलॉजी में वो गजवाए हिंद की बात कर रहे हैं कि हिंद के ऊपर आईएसआईएस का कब्जा, इसकी तक बात हो रही है। और बहुत सारी जो बातचीत उनकी है, वो जो दाहेश उनकी जो प्रोपेगेंडा मैगजीन है, हाँ। उसमें देखें तो बहुत सारा डिस्कशन भारतवर्ष के ऊपर हो रहा है। और कल नारायण सिंह साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि हमारा जो 7 लाख का जो हमारा डायस्पोरा है मिडिल ईस्ट के अंदर, वो वहां पे उनको लुभाया जा सकता है, उनको किडनैप किया जा सकता है, उनको ट्रैप किया जा सकता है इसको सपोर्ट करने में, नंबर 1। नंबर 2, ये अफगानिस्तान में इनकी प्रेजेंस की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, अफगानिस्तान के अंदर इनकी प्रेजेंस की रिपोर्ट आ चुकी है। जो बिल्कुल मीम साहब ने सही कहा, हाँ। कि ये अपने पैसे का जोर के जरिए रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी तंजीमें हैं जो इनकी तरफ झुकाव हो रहा है। पाकिस्तान से बहुत सारे रिटायर्ड फौजी अफसर, जेसीओ, सिपाही सीरिया में भेजे गए थे लड़ने के लिए, और वो कंटेमिनेट होके आ रहे हैं आईएसआईएस से। ठीक उसी प्रकार जिस तरह यूरोप और फ्रांस से लोग सीरिया लड़ने गए थे और कंटेमिनेट होके वापस आए हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, और ये शायद आतंक के खतरे की वो घंटी है जिससे नजर नहीं हम हटा सकते हैं कि पाकिस्तान में अगर वहां से ट्रेन होकर लोग पहुंच रहे हैं तो बहुत बड़ी खतरे की ये घंटी है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ अभिजीत जी, जाने माने गायक, जुड़ गए हैं, जिनका परिवार बताया जा रहा है उनकी पत्नी और बच्चे इस वक्त ब्रसल्स में ही फंसे हुए हैं। अभिजीत जी, मुश्किल घड़ी है आपके लिए, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही, कोई खबर आई, कुछ पता चला, हुआ क्या है? बस इसीलिए तो मैं आपके चैनल पे आज हूं कि मेरा एक तरफ मैं खुशी का इजहार कर रहा हूं कि ये लोग उस समय इन्होंने लैंड किया जिस समय वहाँ पे कंटिन्यू बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा था। 2 बॉम्ब ब्लास्ट हुए एयरपोर्ट पर, एक मेट्रो में हुआ, और मेरा परिवार उसी टाइम उन्होंने लैंड किया ब्रसल में, लेकिन उनको इसकी खबर नहीं थी। सब कुछ ठीक था, 1 घंटे तक मैं बात करता रहा उनसे कि क्या है सब कुछ, एवरीथिंग वाज, उनको मालूम ही नहीं था बॉम्ब ब्लास्ट जी। इतने में अचानक मैं थोड़ा सा रिलैक्स होके, मैं थोड़ा आधे घंटे रात भर सो नहीं पाया था कि जब तक ये लोग लैंड नहीं करते। मेरा बेटा है, मेरी वाइफ है, तो इतना कंसर्न होता हूँ कि मैं टेंशन में सो नहीं पाता हूँ। सो मैंने बोला मैं आधे घंटे सो जाता हूँ। जैसे मैं सोने गया, आधे घंटे बाद उठ के फोन देखता हूँ तो उसमें मेरी वाइफ के 8-10 मिस कॉल थे। मैं टेंशन में, मैंने जैसे ही फोन किया तो उसने बोला यहाँ पे बुरा हालत है एयरपोर्ट में, देयर आर 2 बॉम्ब ब्लास्ट, और हमको बोला जा रहा है कि इवैक्यूएट करो एयरपोर्ट। लेकिन अभी आपको मैं बता देता हूँ कि दे आर सेफ, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन दे आर टोटली स्ट्रैंडेड, क्योंकि उस एयरपोर्ट से ना तो एयरपोर्ट अथॉरिटी को कुछ करने दिया जा रहा है, ना एयरलाइंस के लोगों को भगा दिया गया है। एयरपोर्ट पूरा शट कर दिया गया। अब वो लोग एयरपोर्ट के बगल में हमको मना किया है कि लोकेशन रिवील मत कीजिए, तो उनको एक जगह एक रिफ्यूज कैंप में रखा गया है। लेकिन रिफ्यूज कैंप से अब वहां से भी वो लोग पूरा सैनिटाइज कर रहे हैं सिक्योरिटी। उनको बोला गया कि अब आप यहाँ से ट्रेन में इतनी दूर जगह पे, यहाँ पे होटल्स में आप लोग चले जाइए, और हम लोग उनको मतलब अब टोटली स्ट्रैंडेड है। सुबह से जब से को लैंड किया है उनके पास कुछ भी नहीं है। उनका बैगेज अलग है, उनका हैंड बैगेज तक ले लिया गया है, सिर्फ एक पासपोर्ट और अपने मोबाइल के उस पे वो लोग चल रहे हैं। मतलब मैं एक तरफ खुश हूं कि हमारा परिवार सेफ है, लेकिन दूसरी तरफ कब तक स्ट्रैंडेड रहेंगे कुछ नहीं मालूम, क्योंकि वो लोग न्यूयॉर्क जा रहे हैं और मैं उनको कल ज्वाइन करने वाला था और फिर मैं आगे निकल जाऊंगा। मेरा टेंशन क्या है कि मैं कल वेस्ट इंडीज निकल रहा हूं, वहां से मैं इनकी खबर कैसे लूंगा, ना मैं उन पर पहुंच सकता हूं। अगर मैं पहुंच सकता हूं तो मैं अभी दौड़ के चला जाऊं, ना वो लोग छोड़ के, कंट्री छोड़ के भी नहीं निकल पा रहे, क्योंकि सारी फ्लाइट से कैंसिल है। कभी कोई बोल रहा 27 तक नहीं आ सकते, कभी कोई बोल रहा 26 को फ्लाइट चालू होगी। अभी आपके इसके जरिए मैं सुषमा जी से भी पूछना चाहता हूं कि प्लीज कुछ तो आप हमको इन्फॉर्म कीजिए कि हो क्या रहा है, हम कब मिलेंगे एक दूसरे से, और मैं किसी और कंट्री में चला जा रहा हूं, वहां से कितना एक्सेस कर पाऊंगा।
मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं अपना वो काम भी नहीं छोड़ सकता जहाँ पे 20,000 लोग मेरा शो सुनने आ रहे हैं, मैं वो भी छोड़ नहीं पा रहा हूँ, और अपने परिवार को इस हालत में जी किस तरह के असमंजस से आप गुजर रहे हैं, इसका अंदाजा हमें है इस मुश्किल घड़ी में आपके लिए, क्योंकि आप उनसे संपर्क साधने की कोशिश करें, जैसे कि आप बता रहे हैं कि वो महफूज हैं, ये बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और 26 लोगों के मारे जाने की आशंका है ब्रसल्स के इस आतंकी हमले में, तो इसी के साथ न्यूक्लियर प्लांट को वहां पर खाली कराया गया है। किस तरह की आतंक की परिस्थिति इस वक्त बन रही है, क्या किसी खतरे की आशंका की वजह से ऐसा किया गया है, फिलहाल नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जाहिर तौर पर कुछ इनपुट्स के बाद ही न्यूक्लियर प्लांट को खाली कराया गया है। बेल्जियम से आती ये खबर बेहद चिंताजनक। आतंकी हमले के बाद की कार्रवाई में वहां पर मौजूद न्यूक्लियर प्लांट को फिलहाल खाली कराया गया है। जो सवाल हमने आपसे पूछा था, ब्रसल्स में हमला भारत में आईएस से खतरे की घंटी है, 82% लोग कहते हैं हाँ, 18% रही। आप देखते रहिए आज तक। उत्तराखंड में सत्ता का संग्राम तेज होता जा रहा है। उत्तराखंड के बागी कांग्रेस विधायक आज दिल्ली में मार्च निकालेंगे। शाम 5:30 बजे बागी विधायक बीजेपी नेताओं के साथ विजय चौक से मार्च निकालेंगे और शाम 6:45 बजे